हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जोनटेक डिजिटल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बिल्ट कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट को। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारा बिल्ट कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट है, इसका जो टॉपिक रहेगा दैट इज एसएससी जेई। यानी जो आपका एसएससी जेई का पेपर होता है, इसको हमने पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रखा हुआ है। यानी इस सेगमेंट के अंदर हम लोग सभी सब्जेक्ट को आपके एसएससी जेई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली थ्योरी हमारी अलग चल रही है और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों की अलग चल रही है। तो इस सेगमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर एसएससी जेई के अंदर टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब चूंकि टाइम तो रह गया है कम, लेकिन हमारे पास मैटर बहुत ज़्यादा होता है और एसएससी जेई के लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी मोटी मोटी किताबें आती हैं। अगर आप उनको सॉल्व करने बैठ जाएं तो देखिए टाइम के साथ वो किताबें सॉल्व नहीं हो पाती हैं और सीधी सी बात है, इतने सारे क्वेश्चन बल्क में आपको याद भी नहीं रह पाते। तो इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ वीडियोस के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक एक करके सब डिस्कस करते चले जाएं। तो जोनटेक की टीम ने यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर एसएससी जेई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग शिफ्ट के अंदर, अलग अलग डेट के अंदर, उन सबको इस सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकें और खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकें, जिससे आप तरीके से एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ और एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करें, जो कि आपको सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक भी ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारे एसएससी जेई के पेपर के लिए टॉपिक रहेगा दैट इज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, लेकिन एसएससी जेई के पेपर के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक सेपरेट वेटेज है। इसलिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी को मैंने अभी यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर टच नहीं किया है। इसको मैं अलग से आपको डिस्कस करूंगा। यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको बीएमसी के अपार्ट हम जाकर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं वहां पर बना दूंगा। सो देखिए, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि उस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। तो एग्जामिनेशन का तो पता आप लोगों को लग ही गया है कि एग्जामिनेशन हमारा कौन सा है, एसएससी जेई। तो इस एसएससी जेई के अंदर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक का हमारा कितना वेटेज है, क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने कितने क्वेश्चन अभी रिसेंट सिनेरियो के अंदर पूछे गए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक से कब कब कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं देखूं एसएससी जेई के पेपर को, तो सन 2004 से लेके 2020 तक यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग डेट के अंदर एसएससी जेई का पेपर हुआ, जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल और साथ में आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। देखिए, पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा। यानी इसको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक के अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सेपरेट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो मैं क्वेश्चंस का वेटेज आपको बता रहा हूं सन 2004 से लेके 2020 के, उसके अंदर बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइंड करके वेटेज बताया गया है। लेकिन हम यहां पर सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक को ही सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ईयर रहे हैं उनको मैंने अलग से यहां पर हाईलाइट भी किया हुआ है कि कब कब बल्क में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो आप देखिए, 2004 के अंदर 26 क्वेश्चन थे यहां से, 2008 के अंदर 27 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 के अंदर इस टॉपिक से 30 क्वेश्चंस आए हैं और 2020 में आप देख सकते हैं 28 क्वेश्चंस हैं और 2019 के अंदर तो आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया सब्जेक्ट ने, 73 क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठे हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 73 क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी जेई के पेपर में वो 200 होते हैं, जिसमें आपका 100 नॉन टेक का होता है और 100 जो मार्क्स होते हैं आपके 100 जो मार्क्स होते हैं वो अलग से टेक्निकल के लिए डिफाइन किए जाते हैं। यानी टेक्निकल के 100 मार्क्स होते हैं और नॉन टेक के भी 100 मार्क्स होते हैं। दोनों को अगर कंबाइंड कर दें तो कुल मिलाकर 200 नंबर के आसपास आपका पेपर होता है। तो जो 100 नंबर का टेक्निकल है उसके अंदर से इतना हाई वेटेज बीएमसी और सीटी दोनों कंबाइंड मिलकर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़ने बैठें ध्यान से पढ़ें। बहुत इजी टॉपिक है, डेटा वाइज आपको सारी चीजें याद रखनी है, इसके अंदर कैलकुलेशन ना के बराबर हैं। और जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें बहुत ध्यान से करें, बहुत आराम से करें, क्योंकि थ्योरेटिकल मैटर्स के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि स्टूडेंट लोग गलती करके आते हैं। गलती इसलिए होती है क्योंकि समय होता है कम और आप तेजी में रहते हैं, और जब इंसान तेजी में रहता है तो उसको अपनी मिस्टेक वहां पर दिखती नहीं है। तो इस मिस्टेक को हमें यहाँ पर कवर अप करना है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की प्रैक्टिस को। तो इस दरमियान हम सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी जेई 2020 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे एसएससी जेई 2020 के पेपर से। अब पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि जो एसएससी जेई का पेपर है ये सन 2004 से लेकर 2020 तक कई बार अलग अलग डेट के अंदर हुआ है, अलग अलग ईयर के अंदर हुआ है।
लेकिन जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हमारे सेगमेंट की वो कर रहे हैं हम 2020 यानी हम उल्टा चलेंगे। अब इससे हमको क्या फायदा होता है, देखिए अगर आप उल्टा चलते हैं यानी बैक ईयर से ना जाकर आप फॉरवर्ड ईयर से चलते हैं जैसे 2020, 2019, 2018, 2017, तो ऐसा करने से आपको मॉडर्न ट्रेंड पता लगता है कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, एग्जामिनेटर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जो एग्जामिनर है वो किस किस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आपको जो मॉडर्न ट्रेंड है पेपर का वो आपको पता लग जाता है, क्योंकि देखिए बैक डेट के अंदर जितने पेपर हुए हैं वो पास्ट है, और मेरे हिसाब से जो 2004, 2005, 2006 के अंदर साइकोलॉजी है एग्जामिनर की वो कहीं ना कहीं अब चेंज होती हुई नजर आ रही है। यानी मॉडर्न सिनेरियो के अंदर जो पेपर का लेवल है वो अलग हो रहा है, पेपर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं, और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी चेंज है। तो इस दरमियान इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो फॉरवर्ड ईयर है वहां से शुरू करेंगे और फिर हम अपने बैक ईयर्स के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई 2020 के पेपर को। अब देखिए एसएससी जेईई 2020 के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23 मार्च 2021 की डेट को हुए पेपर को, और वो भी इवनिंग सेशन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रंट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी फ्रंट स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट content which has to be reduced at the time of clinker grinding in the preparation of quick setting cement। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले दो चार बात जरा जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्विक सेटिंग सीमेंट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है ये कौन सी सीमेंट होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट जितने भी नाम बने हैं उन्हीं में उनका काम छुपा हुआ है। जो क्विक सेटिंग सीमेंट है इस सीमेंट को यूज किया जाता है जहां पर आपको सेटिंग बहुत जल्दी चाहिए होती है, जैसे कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन या फिर आपका रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन। देखिए रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप कोई दूसरा सीमेंट काम में लेंगे तो उसका सेटिंग देर से होता है, जिस वजह से वो पानी के अंदर ठहर नहीं पाता। तो जो रिक्वायरमेंट होती है रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर वो ऐसे सीमेंट की होती है जहां पर सीमेंट तुरंत ठहर पाए। तो जो आपका क्विक सेटिंग सीमेंट होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट का और फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका 30 मिनट का। अब सवाल ये आता है कि इतना कम सेटिंग टाइम कैसे हो गया। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सल्फेट, जिप्सम, मैग्नीशिया, एल्यूमिना। जो जिप्सम है, आप जिप्सम देख रहे हैं, ये जिप्सम है, ये सीमेंट के अंदर एक रिटार्डर की तरह काम करता है। रिटार्डर का मतलब क्या होता है, जो उसकी केमिकल प्रोसेस है सीमेंट की, जो वाटर ऐड करने के बाद शुरू होने वाली है, उसकी रेट को ये स्लो कर देता है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, जो सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड करने के बाद शुरू होने वाली है, उसी पर डिपेंड करती है आपकी सीमेंट के अंदर बनने वाली स्ट्रेंथ और सीमेंट के अंदर आने वाली सेटिंग। जब हमने उस रिएक्शन की रेट को ही स्लो कर दिया तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ और आपके सेटिंग टाइम में आपको स्लो मूवमेंट देखने को मिलती है, आपको रिडक्शन वहां पर देखने को मिलता है। तो जब क्विक सेटिंग सीमेंट बनाई जा रही होगी तो ग्राइंडिंग के टाइम पर ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसको सबसे कम क्वांटिटी के अंदर हमको ऐड करना है, वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट को बनाने के लिए मुझे सेटिंग टाइम को कम करना पड़ेगा, और इस सेटिंग टाइम को कम करवाने के लिए जो रिटार्डर है इस रिटार्डर की वैल्यू को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम को मैंने ओपीसी के अंदर मिलाया है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर मिलाया है। क्यों? क्योंकि ओपीसी के अंदर जैसे ही मैं जिप्सम को ऐड करता हूं तो यही सेटिंग टाइम 5 मिनट से बढ़ के 30 मिनट के ऊपर चला जाता है। अगर इसी जिप्सम की क्वांटिटी को मैं कम कर दूं तो कम करने से होगा क्या, जो 30 मिनट पर मेरा सेटिंग टाइम गया है वो घटकर कहां पर आ जाएगा, 5 मिनट पर आ जाएगा। यानी अगर मुझे क्विक सेटिंग सीमेंट बनानी है तो क्लिंकर की ग्राइंडिंग के टाइम पर जो कंटेंट मैं सबसे कम रखने वाला हूं वो कौन सा होगा, नो डाउट जिप्सम होगा। सो ऑप्शन बी यहां पर हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे सिंपल क्वेश्चन हमारे एसएससी जेईई के अंदर पूछे जा रहे हैं। बस आपको ध्यान से और आराम से सवाल को पढ़ना है एक बार अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर किसकी बात हो रही है, फ्रेश कंक्रीट की बात हो रही है, सीमेंट की बात नहीं हो रही है। एक बात तो ये, और क्या यहां पर मेजरमेंट में दिया जा रहा है, यहां पर एयर कंटेंट क्या मेजरमेंट, इसके बारे में बात हो रही है। यानी एयर कंटेंट का जो मेजरमेंट है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, और किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, फ्रेश कंक्रीट। ये जो एयर कंक्रीट है, माफ कीजिएगा, ये जो एयर कंटेंट है फ्रेश कंक्रीट के अंदर, इस फ्रेश कंक्रीट के अंदर इस एयर कंटेंट को निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से प्रेशर मेथड हमारे पास एक तरीका होता है, जिनमें से ग्रेविमेट्रिक मेथड हमारे पास एक तरीका होता है, जिनमें से वॉल्यूमेट्रिक मेथड हमारे पास एक तरीका होता है। लेकिन आप ऑप्शन ए के अंदर देख पा रहे हैं कि ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड,
ये जो ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड है ये सीमेंट के अंदर फाइननेस को चेक करने के लिए काम आता है। तो ये यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बनेगा। यानी हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको फ्रेश कंक्रीट के अंदर एयर कंटेंट को मेजर करने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। तो सीधा सीधा हमको दिखाई पड़ रहा है कि ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड, इस मेथड को काम में नहीं लिया जाता फ्रेश कंक्रीट के अंदर एयर कंटेंट को मेजर आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस मेथड से हम लोग सीमेंट के अंदर फाइननेस को चेक करते हैं। अब सीमेंट के अंदर जो फाइननेस है, ये जो फाइननेस है, इस फाइननेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन किस रेट पर जाएगी। जितना ज़्यादा फाइननेस होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी रेट ऑफ हाइड्रेशन होगी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ाने के चक्कर में आप सीमेंट के पार्टिकल को इतना छोटा ना कर दें कि वो एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर को गेन कर ले। क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होता चला जाएगा, उस पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, वो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? मॉइस्चर को अटेन करेगा, गेन करेगा। और जैसे ही उसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को गेन कर लिया, तो अब उसको पानी की जरूरत नहीं है, यानी पानी का वो इंतजार नहीं करेगा और हाइड्रेशन को क्या कर देगा? शुरू कर देगा। तो ऐसे हाइड्रेशन को कहा जाता है प्री हाइड्रेशन। और इस प्री हाइड्रेशन की वजह से ही आपने देखा होगा कि सीमेंट के जो बैग होते हैं लंबे टाइम तक स्टोरेज के अंदर रखे होते हैं, उनके अंदर एयर सेट लंप बन जाते हैं और आपकी सीमेंट की जो क्वालिटी होती है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। सो यहाँ पर इस फ्रेश कंक्रीट के अंदर एयर कंटेंट को मेजर करने के लिए ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड को काम में नहीं लिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक बात कि सीमेंट के अंदर जो फाइननेस है वो आप ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड से भी चेक कर सकते हो और साथ में आप सीव मेथड से भी इसको चेक कर सकते हो। लेकिन सीव मेथड जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड है ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा घूम सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर टेस्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। अब देखिए सीमेंट का ही क्वेश्चन आ गया अगला कि सीमेंट की जो फाइननेस होती है, इस फाइननेस को टेस्ट करने के लिए इनमें से कौन से टेस्ट को काम में नहीं लिया जाता है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सीव मेथड, देखिए सीव मेथड जो होता है इसके अंदर आप IS 9 नंबर की सीव को काम में लेते हैं जिसके अपर्चर का जो साइज होता है दैट इज 90 माइक्रोन। और इस 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर जिस सीमेंट की फाइननेस आपको चेक करनी है उसके 100 ग्राम के सैंपल को सीव के ऊपर हमें क्या करना है? फैला देना है। देन आफ्टर आपको 10 से 15 मिनट तक क्या करनी है? सीविंग करनी है। तो सीविंग करने के बाद पक्की बात है कुछ रेसिड्यू उस सीव के ऊपर ठहरेगा, बाकी चीज़ जो होगी वो सीव के नीचे चली जाएगी। तो यहीं पर IS कोड का कहना है। और IS कोड क्या कहता है? तो IS कोड ये कहता है कि अच्छे क्वालिटी की अगर आपकी सीमेंट है तो जो रेसिड्यू है वो 10% ऑफ इनिशियल वेट से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। तो ये जो टेस्ट होता है हमारा दैट इज सीव मेथड। नेक्स्ट होता है वैगनर टर्बिड मेथड, यानी वैगनर टर्बिड मीटर मेथड जो होता है वो हमारा एक अगला तरीका होता है सीमेंट की फाइननेस को चेकआउट करने का, जिसके अंदर स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? एयर परमिएबिलिटी मेथड। इसके बारे में तो मैं आपको बता के ही आ रहा हूँ कि जो ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड है इसे हम काम में लेते हैं सीमेंट की फाइननेस को चेकआउट करने के लिए। और जो ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड है सीमेंट की फाइननेस को रिलेट करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की टर्म में। और जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हमको क्या बता रहा है यहाँ पर? ये बता रहा है हमको एरिया पर यूनिट मास। तो एरिया पर यूनिट मास की जो हमारी यूनिट है वो हमको क्या बताती है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया को। सो जो हमारा एरिया पर यूनिट मास है यही हमको क्या बताता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया से ही रिलेट किया जाता है फाइननेस को, किसके अंदर? एयर परमिएबिलिटी मेथड के अंदर। सो 3 ऑप्शन तो हमको मिल चुके हैं जो सीमेंट के अंदर फाइननेस को चेकआउट करने में काम में लिए जाते हैं। लेकिन ऑप्शन डी आप देखिए, डेंसिटी बॉटल मेथड। ये जो डेंसिटी बॉटल मेथड है इस डेंसिटी बॉटल मेथड को हम लोग कतई काम में नहीं लेते फाइननेस ऑफ सीमेंट को चेकआउट करने के लिए। ये जो डेंसिटी बॉटल मेथड है इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सॉलिड की एज वेल एज लिक्विड की। तो लिक्विड और सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेकआउट करने के लिए जो टेस्ट काम में लिया जाता है दैट इज डेंसिटी बॉटल मेथड। सो कौन सा टेस्ट काम में नहीं लिया जाएगा सीमेंट की फाइननेस को चेक करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी डेंसिटी बॉटल मेथड का फाइननेस ऑफ सीमेंट को चेकआउट करने में कोई रोल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इन द ली शैटिलियर अपरेटस फॉर कंडक्टिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। अब देखिए साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट की बात की जा रही है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साउंडनेस टेस्ट क्या होता है और इसके अंदर ये साउंडनेस जो वर्ड है ये हमको क्या बता रहा है। जो साउंडनेस है और अनसाउंडनेस है ये बताते हैं सीमेंट के अंदर वॉल्यूम चेंज हुआ है या फिर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। देखिए साउंड का मतलब होता है एक बढ़िया क्वालिटी का,
अगर मैं कहता हूं साउंडनेस, तो साउंडनेस का मतलब होता है सीमेंट जब सेट कर जाएगा तो सेट करने के बाद उसके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अनसाउंडनेस, तो सीमेंट के अंदर जब सेटिंग हो जाएगी, सीमेंट जब सेट कर जाएगा, अगर उसके बाद उसके वॉल्यूम में कोई चेंज हमको देखने को मिलता है तो मैं कहूँगा सीमेंट कैसा है, हमारा अनसाउंड नेचर का है। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट को चेकआउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ली शैटिलर टेस्ट और दूसरा होता है ऑटोक्लेव टेस्ट। तो कब कौन सा टेस्ट किया जाए, ये डिपेंड करेगा आप टेस्ट किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। यानी अगर आप साउंडनेस चेक करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइम की वजह से तो आपको करना पड़ेगा ली शैटिलर टेस्ट। लेकिन अगर आप लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों की वजह से जो साउंडनेस है उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा ऑटोक्लेव टेस्ट। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, ली शैटिलियर एपरेटस की बात हो रही है। तो जो ली शैटिलियर एपरेटस होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस होती है, एक मोल्ड होता है, उस स्टैंडर्ड साइज के मोल्ड के अंदर सीमेंट के पेस्ट को भरते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो सीमेंट पेस्ट है इसको बनाया कैसे जाता है। ये जो सीमेंट पेस्ट है इसको बनाने के लिए हमें कम से कम 300 ग्राम सीमेंट के सैंपल को काम में लेना है और इसके अंदर हमें 0.78 पी अमाउंट का मॉइस्चर कंटेंट मिलाना है जिससे आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बना पाएं। अब यहाँ पर ये पी क्या चीज़ है, तो ये जो पी है ये वो वाटर कंटेंट है या फिर ये वो मॉइस्चर कंटेंट है जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो इस पी अमाउंट वाटर का 78% मुझे डालना है 300 ग्राम सीमेंट के सैंपल में, जिससे कि एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट हम तैयार कर पाएँ। किसके लिए, ली शैटिलियर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही सीमेंट का पेस्ट बन जाएगा हम 24 आवर्स के लिए उस पेस्ट को मोल्ड के अंदर छोड़ देते हैं सूखने के लिए और जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो अगेन इसको 24 आवर्स के लिए हम लोग क्यूरिंग के लिए डाल देते हैं टब में। पॉइंट टू बी नोटेड, अब जो आपने टब के अंदर इस मोल्ड को डाला है इसके अंदर पानी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस मोल्ड को बाहर निकालते हैं और जो उसकी इंडिकेटर आर्म्स होती हैं उनके बीच के डिस्टेंस को नोट करते हैं, दैट इज x1 हो जाती है। जैसी x1 डायमेंशन आपने नोट करी, दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, उस मोल्ड को पानी के अंदर डाल देना है। लेकिन इस समय पर जो पानी हमारे पास होगा दैट इज वार्म वाटर, यानी गर्म पानी होगा और गर्म पानी में मुझे क्या करना है, इस मोल्ड को 3 घंटे के लिए छोड़ना है बॉइलिंग पॉइंट पर। किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, क्योंकि आप पानी गर्म करके रखे हैं, उबाल रहे हैं पानी को, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर आपने क्या कर रखा है, उस मोल्ड को डाल रखा है। कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। जैसे ही 3 घंटे पूरे हो जाएंगे मोल्ड को वापस बाहर निकालेंगे, इंडिकेटर आर्म्स के बीच के डिस्टेंस को नोट करेंगे, दैट इज x2 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, मुझे करना है दोनों इंडिकेटर आर्म्स की जो रीडिंग मैंने ली है x1 और x2 उसके बीच के डिफरेंस को मुझे क्या करना है, निकालना है। तो IS कोड कहता है कि अच्छी क्वालिटी की सीमेंट के लिए ये डिफरेंस आपका 10 mm से ऊपर नहीं जाना चाहिए। किसके लिए, OPC के लिए। तो जो ली शैटिलियर एपरेटस हमारे पास होता है, इस मोल्ड के अंदर जो हमारे पास डायामीटर होता है वो डायामीटर कितना होता है, मैं पूरा डायग्राम ही आपको बना के दिखा देता हूं। तो जो डायामीटर होता है हमारे पास दैट इज 30 mm। यानी इस मोल्ड को अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर से देखने के बाद ये कुछ मेरे को ऐसा नजर आता है। इस मोल्ड के अंदर ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां से लेकर आपकी जो इंडिकेटर आर्म्स होती हैं, ये इंडिकेटर आर्म्स की जो लेंथ होती है दैट इज 165 mm। और ये जो इंडिकेटर आर्म्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस को मुझे नोट करके क्या निकालनी होती है, रीडिंग्स निकालनी होती हैं, दैट इज x1 और x2। ये जो आप यहाँ पर राउंड पोर्शन देख रहे हैं इसका डायमीटर ही मुझसे पूछा गया है, तो इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर हमारे पास कितना होता है, 30 mm का होता है। कितना होता है, 30 mm का होता है। तो नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर 30 mm यानी ऑप्शन ए मेरा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देख लेता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक, यानी इनमें से कौन सा मेरे पास सेडिमेंट्री रॉक है। अब देखिए रॉक क्या चीज होती है, तो रॉक जो है इसका कोई डेफिनेट साइज नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट कलर नहीं होता है। एक हार्ड सब्सटेंस होता है, एक नेचुरल मटेरियल हमारे पास है। इस रॉक से मुझे स्टोन देखने को मिलते हैं, उन स्टोन से मुझे एग्रीगेट देखने को मिलते हैं, उन एग्रीगेट से मुझे फाइन एग्रीगेट देखने को मिलते हैं। तो एक पूरा सीक्वल है जो लाइन से चलता हुआ चलता है। अब जो रॉक होती हैं ये भी कई टाइप की होती हैं और रॉक के क्लासिफिकेशन को भी हम लोगों ने 3 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड रॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको आप इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और उसके अंदर आपने सिलिशियस, आर्जिलिशियस और कैलकैरियस करके इस तरीके से क्लासिफिकेशन रॉक का किया होता है। नाउ उसके बाद हमारे पास होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर रॉक को आपने 3 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। नंबर 1 आपकी होती है इग्नियस रॉक, नंबर 2 होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक और नंबर 3 होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपसे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यानी आपसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, देखिए
एंशिएंट टाइम के अंदर जब हमारी अर्थ एकदम पिघली हुई कंडीशन के अंदर थी, मोल्डेड कंडीशन के अंदर थी, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता चला गया और जो पिघला हुआ मटेरियल था वो लगातार सॉलिड होता चला गया। यानी जो मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन से जो हमको रॉक मिली, उन रॉक्स को हमने क्या कहा है, इग्नियस रॉक। आगे चलकर उन इग्नियस रॉक के ऊपर जैसे जैसे वेदरिंग एक्शन होता चला गया, तो वेदरिंग एक्शन से जो आपका पाउडर्ड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेड हो गया किसके साथ, या तो वाटर के साथ या विंड के साथ, और कहीं ना कहीं जाकर ठहर गया और लगातार ठहरते ठहरते क्या हुआ, वो जमता हुआ चला गया और उसने एक नई रॉक बना ली। तो उन रॉक्स को हम लोगों ने क्या कहा है, सेडिमेंट्री रॉक कहा है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं ये फॉसिल फ्यूल रिच होती हैं, यानी इसके अंदर गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इनमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ग्रेनाइट जो है, ये ग्रेनाइट हमारे पास क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। नीस जो होती है ये हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक होती है, और ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से ही हमको ये नीस रॉक देखने को मिलती है। डोलेराइट, ये डोलेराइट अपने आप में क्या होता है, एक तरीके का इग्नियस रॉक होता है। तो बचा है लाइमस्टोन। तो ये जो लाइमस्टोन है इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो गिवन ऑप्शन के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक मेरे पास है दैट इज लाइमस्टोन। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू IS 654/1962 द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ क्लास AA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल्स। तो जो मैंगलोर पैटर्न टाइल्स होती हैं इनके लिए जो IS कोड काम में लिया जाता है दैट इज 654/1962। तो आजकल IS कोड के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। तो अभी तो ये क्वेश्चन पूछ लिया SSC ने, लेकिन हो सकता है अगला ही क्वेश्चन अगर उसको इस टॉपिक से पूछना हुआ तो वो आपसे IS कोड के बारे में पूछ सकता है। तो IS कोड भी आपको हैंड टू हैंड याद रखना है। मैंगलोर पैटर्न टाइल्स के लिए जो IS कोड काम में लिया जाता है दैट इज 654/1962। तो मैंगलोर पैटर्न टाइल्स के लिए और उसके अंदर भी क्लास AA है, जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कितना होता है ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं मैंगलोर पैटर्न टाइल्स हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है AA क्लास और एक होती है हमारे पास A क्लास। जो AA क्लास है इसके अंदर आपका वाटर एब्जॉर्प्शन एज पर IS कोड 18% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 18% की लिमिट को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। और जो A क्लास होती है इसके अंदर आपका वाटर एब्जॉर्प्शन 20% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी हमसे पूछा गया AA क्लास, तो AA क्लास के लिए आप देख पा रहे हैं 18% ऑप्शन बी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। अब देखिए गुड ब्रिक अर्थ की बात हो रही है। ये ब्रिक अर्थ क्या चीज होती है, ये ब्रिक अर्थ हमारे पास एक स्पेशल टाइप का सॉइल होता है, एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है जिससे कि हम ईंटों को तैयार करते हैं। और सबसे पहले कच्ची ईंटों को तैयार किया जाता है जिनको कहा जाता है ग्रीन ब्रिक्स। क्या कहते हैं इनको हम, ग्रीन ब्रिक्स। इन कच्ची ईंटों को हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग प्रोसेस के अंदर डालते हैं, और बर्निंग प्रोसेस के अंदर डालने के बाद हमारे पास जो ब्रिक निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं सॉलिड ब्रिक, उसको क्या कहा जाता है, रियल नेम में या रियल प्रैक्टिस में ब्रिक कहा जाता है। तो इस ब्रिक अर्थ के अंदर जो एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना का कितना परसेंट रखा जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है इस ब्रिक अर्थ के अंदर दैट इज 20 to 30%। अब यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर एल्यूमिना के बारे में पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि अगली बार आपसे कोई दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में पूछ सकता है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो आपका गुड ब्रिक अर्थ है उसके अंदर कितने कितने दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं और कितना कितना परसेंटेज उनका होता है। तो अगर मैं ब्रिक अर्थ की बात करूं तो सबसे पहले एल्यूमिना की बात मैं कर चुका हूं। तो एल्यूमिना की जो रेंज होती है दैट इज 20 to 30%। और ये ब्रिक अर्थ के अंदर प्लास्टिसिटी को इंपार्ट करने का काम करता है, जिससे कि आगे जो मोल्डिंग करना है ब्रिकों की वो आसान हो जाती है। एल्यूमिना के बाद जो अगला प्रोडक्ट होता है मेरे पास इस ब्रिक अर्थ के अंदर दैट इज सिलिका। और जो सिलिका होती है ये होती है 50 to 60% की रेंज के अंदर। सो उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है मेरे पास ये होता है लाइम। तो लाइम जो होता है इस लाइम का रेंज कितना होता है मेरे पास 4 to 6%, लेकिन इन कॉमन या इन जनरल प्रैक्टिस ये होता है हमारे पास 10%। कितना होता है इसके अंदर, 10% तक होता है ना। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है इनका रेंज होता है 5% तक, यानी 5% की रेंज में ये पाए जाते हैं किसके अंदर, ब्रिक अर्थ के अंदर। लास्ट में हमारे पास होते हैं एल्कलीज, और जो एल्कलीज हैं इनका परसेंटेज जो होता है दैट इज 1%, यानी 1% से ऊपर ये नहीं होने चाहिए। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारे ब्रिक अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है सिर्फ एल्यूमिना के बारे में। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 to 30% की रेंज में ये एल्यूमिना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू IS 2180/1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। अब देखिए सबसे पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं हमारे कीवर्ड को कि किस टाइप की ब्रिक के लिए पूछा गया है। तो हैवी ड्यूटी किसकी बात हो रही है, हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स।
और इनके लिए जो IS कोड है, अगेन मैं आपसे कहूंगा कि IS कोड भी आपको साथ के साथ याद करते हुए चलना है। क्या है IS कोड हमारा? 2180। तो हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स के लिए जो आपकी मिनिमम बल्क डेंसिटी है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जो मिनिमम बल्क डेंसिटी है किसके लिए? यहाँ पर हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स के लिए ये होनी चाहिए 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए ये। यानी मिनिमम बल्क डेंसिटी आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए इनकी? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि जो हमारे पास हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक होती हैं इनके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास क्लास 40, पहला टाइप होता है क्लास 40 और दूसरा होता है हमारे पास क्लास 45। एक्चुअली जो क्लास है ना, ये क्लास आपको स्ट्रेंथ के बारे में बता रही है। तो क्लास 40 जो ब्रिक होती है इनकी स्ट्रेंथ होती है 40 मेगापास्कल, भैया इससे कम नहीं होनी चाहिए ये। और जो क्लास 45 है इनका जो स्ट्रेंथ है ये होना चाहिए 45 मेगापास्कल। तो 45 मेगापास्कल से स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एडिशनल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको साथ के साथ यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए, एक तो IS कोड याद रखना है, मिनिमम बल्क डेंसिटी हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स का मैंने बता दिया है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए। फिर इनके दो टाइप होते हैं, क्लास 40 होती है, क्लास 45 होती है। तो इनकी स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल और 45 मेगापास्कल से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर पूछा गया है किसके बारे में? मिनिमम बल्क डेंसिटी के बारे में, और इसलिए मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ मेरा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फेल्ड ट्रीज। अब किसके बारे में बात हो रही है? फेल्ड ट्रीज, यानी जिन पेड़ों को हमने गिरा दिया है। इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ ट्रीज एज पर IS 399 बिलोंग्स टू। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर एक IS कोड हमको देखने को मिला है, और इस बार जो IS कोड है ये क्या है हमारे पास? 399। एक्चुअली जो IS कोड 399 है ये टिम्बर के क्लासिफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि जो फेल्ड ट्रीज हैं इनसे जो टिम्बर हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं एज पर IS 3999, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? लिविंग टिम्बर से बिलोंग करता है, रफ टिम्बर से बिलोंग करता है, डेड टिम्बर से बिलोंग करता है, या स्टैंडिंग टिम्बर से ये बिलोंग करता है? तो देखिए, अगर मैं फेल्ड ट्रीज की बात करता हूं यहाँ पर, तो फेल्ड ट्रीज कौन से हो जाते हैं? जो गिरे हुए ट्री होते हैं, यानी जिन पेड़ों को हमने गिरा दिया होता है। एक्चुअली लिविंग टिम्बर जो होता है, ये लिविंग टिम्बर हमको उन पेड़ों से मिलता है जो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रखे हुए हैं। किसके अंदर रखे हुए हैं? स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रखे हुए हैं, यानी जिनको गिराया नहीं गया है। रफ टिम्बर हमारे पास एक कैटेगरी होती है, और ये रफ टिम्बर जो होता है ये हमको कहां से देखने को मिलता है? जिन पेड़ों को हम गिरा चुके होते हैं। फिर होता है डेड टिम्बर। ये डेड टिम्बर अपने को उन पेड़ों से मिलता है जो ओवर मैच्योर हो जाते हैं, यानी उनकी एज बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे समय तक हमने उन पेड़ों को काटा नहीं है, तो ओवर मैच्योरिंग की वजह से जो पेड़ हमको मिलते हैं तो उनसे जो टिम्बर हमको मिलता है दैट इज डेड टिम्बर। लास्ट में है स्टैंडिंग टिम्बर। तो स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होता है? जो पेड़ खड़े हुए हैं, जो पेड़ खड़े हुए हैं जिनको अभी तक काटा नहीं गया है बिल्कुल भी, उन पेड़ों से जो टिम्बर हमको देखने को मिलता है दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर। तो जो फेल्ड ट्रीज होते हैं, इन फेल्ड ट्रीज से जो हमको टिम्बर मिलता है दैट इज रफ टिम्बर। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 पर्टेनिंग टू टाइप्स ऑफ पेंट्स। अब देखिए स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है आपसे? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन प्लास्टिक पेंट द थिनर यूज्ड इज ऑयल, यानी प्लास्टिक पेंट के अंदर जो थिनर काम में लिया जाता है वो क्या होता है? हमारे पास ऑयल होता है। तो देखिए हाईलाइट कर देता हूं मैं कीवर्ड्स को, थिनर, ऑयल, और किसकी बात हो रही है? प्लास्टिक पेंट की बात हो रही है। अब स्टेटमेंट नंबर 2, वार्निश इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, किसकी बात हो रही है? वार्निश की बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? कि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है ऑफ रेजिन इन एल्कोहल। किसके अंदर है? रेजिन इन एल्कोहल के अंदर है। हमको पता लगाना है कि दोनों स्टेटमेंट के अंदर से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। अगर मैं देखूं प्लास्टिक पेंट की कहानी को, तो प्लास्टिक पेंट के अंदर जो थिनर काम में लिया जाता है वो होता है वाटर, लेकिन यहां पर क्या बताया गया है? ऑयल बताया गया है। तो भैया ऑयल तो वैसे ही क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि वाटर को हम प्लास्टिक पेंट के अंदर एज अ थिनर ऐड करते हैं। सो स्टेटमेंट पहली तो आपकी गलत हो चुकी है, क्योंकि यहां पर वाटर की जगह पर क्या लिखा हुआ है? ऑयल लिखा हुआ है। अब चेक कर लेते हैं जरा वार्निश को। तो वार्निश इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन एल्कोहल, यानी वार्निश जो होता है हमारे पास ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है रेजिन का एल्कोहल के अंदर। तो बिल्कुल 100% बात सही है, यानी स्टेटमेंट 2 जो है हमारा वो क्या है? एकदम करेक्ट है। भैया एल्कोहल के अंदर जो रेजिन्स होते हैं इनका एक होमोजेनियस सॉल्यूशन तैयार करके हम लोग क्या बनाते हैं? वार्निश बनाते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो हमारी सही है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्या है? गलत है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर मैच कर रहा है। तो S1 इज फॉल्स एंड S2 इज ट्रू। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो जो ऑप्शन डी है मेरा यहाँ पर वो क्या बन गया है, करेक्ट आंसर बन गया है इस क्वेश्चन का। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो और टाइम भी काफ़ी निकालते हैं। अगर आपने सही से ऐसे क्वेश्चंस को रीड नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, तो समय और मार्क्स ये दोनों आपका लेकर चले जाएंगे। तो ध्यान से करिए ऐसे क्वेश्चंस को। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर इसी के साथ हम लोगों ने जो इवनिंग सेशन है, इवनिंग सेशन के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं उसी डेट को जो मॉर्निंग सेशन हुआ था, उस मॉर्निंग सेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सो देखिए 23 मार्च 2021 की मॉर्निंग सेशन के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इवनिंग सेशन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। नाउ अब मॉर्निंग सेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम यहाँ एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन उस मॉर्निंग सेशन का बीएमसी के अंदर से आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। अब देखिए सीमेंट जो होती है, इन सीमेंट को हम बनाते हैं 4 टाइप के बोक कंपाउंड से, यानी सीमेंट के अंदर बेसिकली 4 टाइप के बोक कंपाउंड कंसिस्ट होते हैं। अब ये बोक कंपाउंड क्यों बनते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। सीमेंट को बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल हमारे पास होते हैं, उन रॉ मटेरियल की एक प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन को हम लोग आपस में मिक्स करके, इंटरमिक्सिंग करके क्लिन के अंदर बर्निंग के लिए भेजते हैं, जहाँ पर बर्निंग होती है। और बर्निंग का जो टेम्परेचर होता है सीमेंट के अंदर, वो हम सभी जानते हैं 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ये रॉ मटेरियल जो होता है वो क्लिंकर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। और क्लिंकर जो होती है वो 3 से लेकर 25 mm साइज की एक बॉल होती है। उन क्लिंकर्स के अंदर ये जो बोक कंपाउंड है, इनका फॉर्मेशन हो चुका होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता, क्योंकि हर बोक कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग है और फंक्शन अलग है। और जो बोक कंपाउंड है वो किसके अंदर है, क्लिंकर के अंदर है। और इन्हीं क्लिंकर को आगे चलकर हमें फाइन ग्राइंड करना होगा। और फाइन ग्राइंडिंग के बाद जो सीमेंट आपको देखने को मिलती है, उसे ही रियल प्रैक्टिस में जो सीमेंट हम काम में लेते हैं कहा जाता है, दैट इज ओपीसी। यानी अब उस ओपीसी के पार्टिकल के अंदर बोक कंपाउंड भी हैं। और जैसे ही आप वाटर को ऐड करेंगे तो एक एक करके बोक कंपाउंड अपना रोल या फिर अपना फंक्शन आपको शो करना शुरू करेंगे। तो जो बोक कंपाउंड होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है C3A, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद होता है C4AF, दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। C3S जो हमारे पास होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। उसके बाद लास्ट में C2S जो होता है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है बोक कंपाउंड के अंदर वो होता है C3A का। उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है वो होता है C4AF का। उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है दैट इज C3S का। और सबसे लास्ट के अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, C2S का होता है। C3 का जो प्रपोर्शन होता है वो लगभग 4 से 14% बाई वेट होता है। उसके बाद हमारे पास C4AF है, ये लगभग 10 से 18% बाई वेट होता है। C3S जो होता है 45 से 65% बाई वेट होता है। और C2S जो होता है वो लगभग आपका 15 से 35% बाई वेट होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि सीमेंट के अंदर अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन सा बोक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए जब भी अर्ली स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो नो डाउट हमको सीधा क्या चूज करना है, C3S। क्या चूज करना है, C3S। क्योंकि जो C3S है इसका फॉर्मेशन विद इन अ वीक हो जाता है और इसके अंदर कैल्शियम और सिलिका दोनों के कंपाउंड प्रेजेंट हैं। दैट्स वाई ये कंपाउंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर यहां से आप पर पूछा जाता कि अर्ली सेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अर्ली सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। लेकिन यहां पर अर्ली स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा यहां पर, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो C3S जो कंपाउंड है ये आपकी अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट के अंदर। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ ले कि फाइनल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फाइनल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज C2S। इसको क्या कहा जाता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो होता है वो साल भर के भीतर होता है, यानी 1 साल के अंदर जाकर ये बनता है। अब जब 1 साल के अंदर जाकर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल स्ट्रेंथ कौन निकाल कर देगा, C2S ही निकाल कर देगा। हमसे पूछा जा रहा है कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो नो डाउट अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मेरे पास, C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो अगला क्वेश्चन है कि विच कंस्टिट्यूएंट इन सीमेंट इज टू बी केप्ट मिनिमम टू अवॉइड सल्फेट अटैक। अब देखिए सल्फेट अटैक की बात क्यों हो रही है सीमेंट के अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि जो सल्फेट है या सल्फर की फैमिली है उसके अंदर सबसे डेंजरस कंपाउंड जो होता है दैट इज MgSO4। ये जो MgSO4 होता है इसको कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे ये मैग्नीशियम सल्फेट सीमेंट के पास एंट्री करता है या सीमेंट के अंदर एंट्री लेता है, तो सीमेंट के अंदर सबसे पहले ये रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, C3A के साथ। और जैसे ही आपके मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन हो गई C3A के साथ, तो भैया ये कन्वर्ट हो जाता है एक नए केमिकल कंपाउंड में जिसका नाम होता है CSA। और इस CSA की फुल फॉर्म क्या होती है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। और इस कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो वॉल्यूम है ओरिजिनल से 227 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है।
अब ओरिजिनल से 227 गुना वॉल्यूम अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो वॉल्यूम है ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर क्या बनेंगे, आपके क्रैक्स बनेंगे। तो क्रैक्स का फॉर्मेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसे ही क्रैक्स का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही आपको तुरंत नेट एरिया मिलेगा। और जैसे ही नेट एरिया मिल गया तो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या कर जाएगी, इसके अंदर डिक्रीज कर जाएगी। यानी अगर मुझे सल्फेट अटैक को सीमेंट के अंदर रोकना है या कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे C3 की क्वांटिटी को लिमिटेड करना होगा, या यूं कह लीजिए इसकी क्वांटिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपाउंड को मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। और अगर ऐसा मैंने कर दिया तो जो सीमेंट का फॉर्मेशन होगा उस सीमेंट को क्या कहा जाएगा, सल्फेट रजिस्ट सीमेंट कहा जाएगा। और ऐसी सीमेंट कहां पर काम में ली जाती है, जहां पर सल्फेट अटैक होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज ग्रेड 33, 43, 53 एज पर IS 10262 यानी 10,262। तो IS कोड 10,262 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन की गई है ग्रेड्स की, दैट इज 33, 43, 53। तो यहाँ पर जो ग्रेड है सीमेंट का ये क्या बता रहा है, देखिए जो ग्रेड होता है सीमेंट का ये आपको 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होता है कि 28वें दिन पर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर ग्रेड की सीमेंट में कन्वर्ट हो चुका है या फिर अटेन हो चुका है। तो वापस से एक IS कोड दोबारा से आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है। और ये IS कोड क्या है हमारे पास, IS कोड 10,262। और इस 10,262 IS कोड के अकॉर्डिंग हमने सीमेंट को जो क्लासीफाई कर रखा है वो कर रखा होता है अलग अलग ग्रेड्स में, जिनमें से 33, 43, 53 हमारे पास एक ग्रेड होती है। और ये ग्रेड जो होती है ये हमको क्या बताती है, 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताती है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो कुछ भी नहीं है, SiO2। और ये SiO2 आपको क्या बता रहा है, सिलिका के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, सिलिका के बारे में बता रहा है। तो सीमेंट बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी में सिलिका को काम में लिया जाता है वो क्वांटिटी होती है 17 से 25%। कितनी होती है, 17 से 25%। और एवरेज क्वांटिटी 22% होती है। तो 17 से 25% आप देख पा रहे हैं कि कहां देखने को मिल रहा है मुझे। अब देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर है, ऑप्शन सी हमको ऊपर देखने को मिल रहा है और ऑप्शन बी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसको तो आप कर लेना ऑप्शन बी और इसको आप कर लेना ऑप्शन सी, तो इतनी मिस्टेक तो हम लोग कवर अप कर सकते हैं। तो 17 से 25% जो होता है वो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका का परसेंटेज होता है, किसके अंदर, OPC के अंदर होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 17 से 25% की क्वांटिटी के अंदर ही सिलिका को हम सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर इन वीकेट एपरेटस। अब वीकेट एपरेटस के लिए जो IS कोड है वो इसके अंदर मेंशन किया गया है और इस IS कोड का नाम क्या है, 5513-1976। तो इस IS कोड को मुझे यहाँ पर याद रखना है। From the bottom of the wicket mold, when the cement paste is tested for standard consistency according to IS 4031। अब देखिए दो IS कोड के बारे में यहाँ पर डिस्कशन की गई है। एक तो IS कोड है आपका 5513 यानी 5513 और दूसरा IS कोड है दैट इज 4031। ये दोनों IS कोड जो होते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं। जो IS कोड 4031 है ये आपकी टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के लिए बना हुआ है और जो IS कोड आपका 5513 है ये आपके वीकेट एपरेटस की जो असेंबली है या उसके जो पार्ट हैं या जो उसकी डायमेंशन है यानी उसके लिए बनाया गया है। यानी अगर आप डिटेल के अंदर वीकेट एपरेटस को समझना चाहते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट वो आपको कहां देखने को मिलेगा, IS कोड 5513 के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो वीकेट प्लंजर है पेनिट्रेशन करने के बाद, तो पेनिट्रेशन करने के बाद बॉटम पॉइंट से कितनी दूरी पर रह जाता है। तो देखिए जो वीकेट एपरेटस होता है इसका जो प्लंजर होता है, इस प्लंजर का जो लेंथ होता है हमारे पास दैट इज 50 mm। ये कितना होता है हमारे पास, 50 mm। जब हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का टेस्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का टेस्ट करते समय IS कोड का कहना है कि भैया जो 30 से लेकर 35 mm कितना होता है हमारे पास, 33 से लेकर 35 mm की डेप्थ तक जो पेनिट्रेशन हो रहा है मोल्ड के अंदर, उस पेनिट्रेशन के करस्पॉन्ड जो वाटर कंटेंट है उसको हम क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के सीमेंट पेस्ट के लिए जो हमको वाटर कंटेंट चाहिए होगा। यानी थोड़ा सा टफ हो गया, इसको मैं और इजी बना देता हूं कि देखिए अगर मुझे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाना है तो मुझे कुछ वाटर कंटेंट चाहिए होगा और वो वाटर कंटेंट कौन सा वाटर कंटेंट होगा, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनवा दे। विकेट प्लंजर से हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर कंटेंट की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें IS कोड का कहना है कि अगर ये जो प्लंजर है 33 से लेकर 35 mm की डेप्थ तक पेनिट्रेट कर रहा है किसके अंदर, मोल्ड के अंदर, तो इतने पेनिट्रेशन के करस्पॉन्ड जो वाटर कंटेंट निकल कर आ रहा है यही वाटर कंटेंट आपको चाहिए होगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए।
जो हमारे पास मोल्ड होता है उस मोल्ड की जो हाइट होती है या फिर यूं कह लीजिए लेंथ होती है दैट इज 40 mm। कितना होता है? 40 mm होता है। तो 33 से 35 mm अगर हम टॉप से पेनिट्रेट करवा रहे हैं तो बॉटम से कितना बचा है? ये 5 से 7 mm, यानी 5 to 7 mm का हमारा पेनिट्रेशन बॉटम साइड से बच जाता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर 2020 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएमसी टॉपिक से उन सबको डिस्कस कर लिया। एक एक करके हमने देखा। एक तो हमारा इवनिंग सेशन था, एक हमारा मॉर्निंग सेशन था। तो दोनों सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे एसएससी के अंदर 2020 में वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर तो हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग 2019 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी में बीएमसी के टॉपिक से उनको मॉर्निंग और इवनिंग सेशन बनाकर सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इन सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर समझ में आया होगा। मैं लेता हूँ विदा और अगली वीडियो के अंदर हम 2019 के क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे।